हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु छात्र हैं, बीएड करने की सोच रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी कंप्लीट का बेसिस पे करवाई जाती है। कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है। क्लास का समय देखेंगे, जीके जीएस की जो क्लास है देखिए, सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। कल आपको नहीं मिली थी, कल आपका संडे था, मुझे भी थोड़ा कहीं जाना था जॉब के लिए। अब सुबह मेरी कल मीटिंग थी, तो उसके लिए मुझे जल्दी जाना था, इस वजह से कल की आपकी क्लास नहीं आ पाई थी। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, परीक्षा की शिक्षा नाम आपका सर्च करेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा पेज। वहां पे हमें आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें जाके क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको ऐसा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है। तो आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता जो है ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 250 गुना अधिक होती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आपका हीमोग्लोबिन दिया गया है। इसमें देखिए ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिल रहा है, और आपका क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 200 से 250 गुना जो है ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर सभी को, इसलिए आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर है कि आपको याद हो जाए क्वेश्चन। ठीक है। कुछ भी भूलना नहीं है आपको। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, एक्स एंड वाई। ठीक है। देखिए, महिलाओं में आपका एक्स एस गुणसूत्र मिलता है और पुरुषों में एक्स एंड वाई। ठीक है। तो देखिए, एक्स वाई, मनुष्यों में, महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। एक्स एंड वाई जो है मनुष्यों में, ठीक है, यानी कि पुरुषों में, और महिलाओं में आपका एक्स एंड एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में आपका एक्स एंड वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। महिलाओं में आपका एक्स एंड एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुषों में आपका एक्स एंड वाई गुणसूत्र होता है। वाई जो गुणसूत्र है, यही जो है नर, मेल में निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वाई गुणसूत्र जो होता है, यही आपका जो है नर, यानी कि मेल लिंग के लिए निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। देखिए क्या देगा, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए, सिक्का रखा है यहाँ पे, सिक्के के नीचे आपका एक ताश का पत्ता रखा है, पत्ते के नीचे आपका पानी का एक गिलास रखा है। ठीक है। तो जब तक इसको हटाएंगे नहीं, ठीक है, कार्ड को हटाएंगे नहीं, तब तक सिक्का नीचे नहीं जाएगा। मतलब जब तक उस पर बाहरी बल हमने नहीं दिया तब तक वो विरामावस्था में था। जैसे ही हमने उस पर बाहरी बल दिया, वो आपका क्या बोलते हैं, इसमें हो गया है, गतिज ऊर्जा में हो गया। ठीक है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन भी सामने दिया गया है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित होती है? तो यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव की दाब की गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के पात्र के तल का जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह निर्धारित होना चाहिए। ठीक है। देखिए, P इक्वल टू हाइट, उसका जो आपका डायमीटर रहेगा वो, और उसका जो ग्राफ रहेगा वो, यह होता है। ठीक है। तो इसमें आपका क्षेत्रफल भी शामिल होता है। देखिए यहाँ पे एक क्या दिया गया है, दो पात्र दिए गए हैं। तो इनका देखिए, जो नीचे का जो क्षेत्रफल है दोनों का, जो पात्र का नीचे का जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है दोनों का सेम है। इसके वजह से जो पानी का लेवल है क्या है, दोनों का सेम आ रहा है। ऊपर जो है कैसा भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन नीचे का अगर सेम दिया गया है तो देखिए पानी का जो क्षेत्रफल है हमारा सेम आ रहा है। क्लियर सभी को? तो यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव की गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के लिए पात्र के तल के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यह अपेक्षित होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की परमादेश यानी कि मैंडेमस जारी करने के अंतर्गत आते हैं क्या? तो देखिए, संवैधानिक अधिकार आता है, सांविधिक अधिकार आता है, मौलिक अधिकार आता है। ठीक है। ये सभी यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी जो है रीट जारी करने की व्यापक शक्ति जो है प्राप्त है। ठीक है। याद रखिएगा इतना।
छठा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, इसका सही उत्तर देंगे साथियों। चलिए दीजिए। तो यह लिया गया था, देखिए, 1963 में, ठीक है। 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जेपी कृपलानी द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जो है जेपी कृपलानी ने पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सातवां नंबर है, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था, तो पाल साम्राज्य को, ठीक है। याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में, आ, देखिए यहाँ पे आपका दिया भी गया है। पाल साम्राज्य जो है आपका बिहार वाला क्षेत्र था, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने जो है पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर जो है संबोधित किया था, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अरब यात्री सुलेमान ने, और यात्री यात्री कहाँ से था, आया था, तो अरब था, ठीक है। अरब यात्री जो है सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। यह शब्द जो है संभवतः पाल शासक धर्मपाल का संक्षिप्त रूप था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां था, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने थे, तो देखिए यहाँ पे उनका डायग्राम भी दिया गया है। सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने जो है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, ठीक है। तो इन्होंने जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने थे, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10वां नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है आपके महात्मा गांधी जी। यह गांधी जी की आत्मकथा है जो उन्होंने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर जहांगीर के निर्देश पर किसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी, बताइए। चलिए, तो वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर के निर्देश पर जो है वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में जहांगीर सलीम के कहने पर जो है ओरछा के शासक वीर सिंह देव बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए उनकी देखिए डायग्राम है, वीर सिंह बुंदेला। जहांगीर है वो। 11 नंबर, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है, बताइए। दहसाला बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है, तो तोडरमल से, ठीक है। दहसाला बंदोबस्त 1580 ईस्वी में भू राजस्व की एक प्रणाली थी जिसे अकबर के वित्त मंत्री राजा तोडरमल ने लागू किया था, ठीक है। हाँ या ना, क्लियर है ना। तो दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है, जो कि एक भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, जिसे अकबर के वित्त मंत्री राजा तोडरमल ने लागू किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, बताइए। देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम ही दिया गया है। तो ये आपकी पृथ्वी है, ये हैंडपंप है। नीचे क्या है, यहाँ तक तो चलिए, ऊपर तो गर्मी है, नीचे तो आप सॉरी, ऊपर तो ठंडी है, कोल्ड एयर है, नीचे क्या है, धरती के नीचे क्या है, गर्मी है। तो इसके वजह से जो पानी आता है यहाँ से, तो पाइप में आता है, तो पाइप तो गर्म रहता है, तो पानी यहाँ से जब ऊपर आता है तो यहाँ पे पाइप के कारण गर्म होता है, इसकी वजह से जो पानी आता है गर्म आता है। तो पृथ्वी के भीतर जो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसके वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर है, पानी की टंकी देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपका उत्तर दिया गया है अपवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश पानी यानी कि संघन से हवा विरल में आता है तो वह अविलंब से दूर हटता है, जिससे टंकी का तल जो है उथला दिखाई देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, ये आपकी आंख है,
नीचे आपका कोई तो सिक्का दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्का दिया गया है, हमारी आँख का देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पानी की तरह से, यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है, सिक्के का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। एक्चुअल है यहाँ पे, लेकिन जो सिक्के का रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसके वजह से हमें जो है सिक्के यहाँ पे उथला दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। घरेलू उपकरणों जैसे वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर का एक रूप होता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 15 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, कौन थे? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के, अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, कौन थे? तो एम एम जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे, ठीक है। 1969 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर जो है मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर है, नेपथिल का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोलटाल, ठीक है, कोलटाल। नेपथिल का मुख्य स्रोत होता है आपका कोलटाल, कोलटार। एक हाइड्रोकार्बन है जो मुख्य रूप से कोलटार के आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। कोलटाल जो आपको ब्लैक डांबर होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो 10 वर्ष का, ठीक है। 10 वर्ष, यानी कि अनुच्छेद 124(3) के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में कम से कम जो है 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है। हाँ या ना? 18 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए 65, 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है आपकी 65 वर्ष की है, जबकि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के लिए जो है 62 वर्ष है, इतना देखिएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए आपका 62 वर्ष जो है अधिकतम आयु है। 19 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, दिया गया है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा उन्होंने, ठीक है। अहिंसा, देखिए उनका जो है सिंबल ऐसा होता है। तो ब्रह्मचर्य यानी कि पार्श्वनाथ ने जो है 4 वृत्त दिए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, परिग्रह, अस्तेय दिया था, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें जो है 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा है, ठीक है। चलिए 20वां नंबर में, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को? महाभिनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने की घटना को जो है बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, सीधी सी बात है, ठीक है। वर्तमान वैश्विक आंकड़ों में चीन के बाद जो है अमेरिका पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है, ठीक है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है चीन, तो इसके वजह से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ठीक है। वर्तमान वैश्विक, वर्तमान की बात करें, ठीक है, करंट में जो आपका चीन है पहले नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चीन नहीं दिया गया, तो इसके वजह से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 22 नंबर है, बागानी कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है क्या? बताइए, चावल नहीं आता है, ठीक है। बागानी फसल में चाय, कॉफी, नारियल, रबड़ आदि आते हैं जो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाए जाते हैं। चावल एक आपका खाद्यान्न फसल है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए 23, 23 नंबर, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या? तो गन्ने की कृषि, ठीक है, चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, मक्का की कृषि, ठीक है, ये सभी क्या है आपके खाद्यान्न कृषि है, लेकिन गन्ने की कृषि जो है खाद्यान्न कृषि नहीं है, ठीक है। शुगर कैन एक नगदी फसल है, यानी कि कैश क्रॉप है, जिसका मुख्य उद्योग जो है, उपयोग जो है चीनी उद्योग में होता है। चावल और गेहूं खाद्यान्न है, ठीक है। 24 नंबर, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य का प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो देखिए ये कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य का, ठीक है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा के
कालाहांडी जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही उत्तर है, दिया गया है। आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो देखिए ये कौन सी लिपि आपकी खरोष्टी लिपि, देख लीजिए कैसी देखी जाती, कैसी दिखती है आपकी खरोष्टी लिपि, ठीक है। तो प्राचीन गांधार कला भी इसको कहते हैं शायद। तो खरोष्टी लिपि जो है प्राचीन गांधार यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। या जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त होता है, एंड ऑफ द सेशन। अगले भाग में हमें शेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे, बाकी अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखेंगे। थैंक यू आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अपना जो फीडबैक है इसके बारे में दीजिएगा, आपको कैसी क्लास लगी है, अच्छी लगेगी लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।